नमस्कार। कभी सोचा है कि आपकी फेवरेट क्लासिक नॉवेल्स जैसे जेन ऑस्टिन या चार्ल्स डिकिंस की कहानियां उनका ब्रिटिश एम्पायर से क्या लेना देना हो सकता है? आज हम इन क्लासिक उपन्यासों के पन्नों में छिपे साम्राज्यवाद के इस गहरे रिश्ते को समझेंगे। तो ये कोट है टी.ई. लॉरेंस का, जिन्हें आप लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से भी जानते होंगे। और इसमें आप देखिए, वो सिर्फ दुनिया को समझने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम दुनिया को बदलेंगे, उसमें दखल देंगे। हम अपने पूर्वजों के बनाए रास्तों पर नहीं, बल्कि एक नया रास्ता बनाएंगे। ये जो आइडिया है ना, इंट्रूसिव होने का, यही हमारी आज की डिस्कशन का कोर है। तो इस पूरी चीज को आसानी से समझने के लिए ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 5 पॉइंट्स को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे ताकि ये कॉम्प्लेक्स आइडिया आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। देखिए, जब भी हम 19th सेंचुरी के नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो हमारा फोकस रहता है लव स्टोरीज पर, फैमिली ड्रामा पर। लेकिन अगर आप कान लगाकर सुनेंगे तो बैकग्राउंड में एक हल्का सा शोर है, और वो शोर है साम्राज्य का। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले जेन ऑस्टिन की मैन्सफील्ड पार्क को लेते हैं। यहाँ जो बर्ट्रम फैमिली है वो इंग्लैंड में बड़ी शान से रहती है। पर सवाल ये है कि ये पैसा, ये शानो शौकत आ कहाँ से रही है? ये आ रही है वेस्ट इंडीज की एंटीगुआ में उनके शुगर प्लांटेशन से, जहाँ उस वक्त गुलामों से काम कराया जाता था। तो ये सिर्फ एक डिटेल नहीं है, ये उस परिवार के अस्तित्व की नींव है। अब आते हैं जेन एयर पर। यहाँ जो हीरो है मिस्टर रॉचेस्टर, उसकी एक पत्नी है बर्था मेसन, जिसे पागल कहकर एक कमरे में बंद रखा गया है। और सोचिए, उसे कहाँ का दिखाया गया है? वेस्ट इंडीज का। क्यों? ताकि उसे एक बाहरी, एक आउटसाइडर की तरह पेंट किया जा सके। उसका कॉलोनियल बैकग्राउंड उसे एक खतरा साबित करने का एक टूल बन जाता है। और फिर है चार्ल्स डिकिंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इसमें हीरो है पिप, जिसकी सारी उम्मीदें एक अनजान बेनिफैक्टर से मिले पैसे पर टिकी हैं। और ये पैसा भेज कौन रहा है? मैगविच, एक कैदी जिसे ब्रिटिश एम्पायर ने सजा देकर ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। सोच के देखिए, लंदन के एक जेंटलमैन की लाइफ ऑस्ट्रेलिया की एक पीनल कॉलोनी के पैसे से चल रही है। तो आप देख रहे हैं, इन तीनों एग्जाम्पल्स में एक पैटर्न है। इसी को लेखक कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड एंड रेफरेंस। अब ये थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है कि उस जमाने के कल्चर में साम्राज्य को लेकर एक ऐसी सोच बन चुकी थी जो बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, एक गिवन फैक्ट। जैसे आज हम सांस लेने के लिए हवा के बारे में नहीं सोचते ना, बस साम्राज्य भी उनके लिए उतना ही नेचुरल था। और इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है, सोचिए पुराने जमाने के बड़े बड़े महल, उन्हें चलाने के लिए नौकर कितने जरूरी थे, है ना? वो हमेशा वहां होते थे। पर क्या कभी कहानियों का फोकस उन पर होता था? नहीं। उनकी अपनी कोई लाइफ, अपनी कोई स्टोरी नहीं दिखाई जाती थी। बस नॉवेल्स में साम्राज्य का रोल बिल्कुल वैसा ही था, जरूरी, हमेशा मौजूद, लेकिन हमेशा बैकग्राउंड में। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये एम्पायर का कनेक्शन इतना साफ था, इतना ऑब्वियस था, तो इतने सालों तक लिटरेचर के बड़े बड़े स्कॉलर्स उन्हें ये दिखाई क्यों नहीं दिया? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। हम उन क्रिटिक्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने इन किताबों पर मतलब हजारों पन्ने लिख डाले, लेकिन एम्पायर वाले एंगल को छुआ तक नहीं। आखिर इतना बड़ा क्रिटिकल ब्लाइंड स्पॉट था क्यों? चलिए 2 सॉलिड एग्जाम्पल देखते हैं। लायनल ट्रिलिंग 20th सेंचुरी के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स माने जाते हैं। उन्होंने हावर्ड्स एंड नॉवल पर लिखा। उसमें विलकॉक्स फैमिली का पैसा कॉलोनियल रबर बिजनेस से आता है, पर ट्रिलिंग ने इसका जिक्र तक नहीं किया। कैन यू बिलीव इट? और छोड़िए रेमंड विलियम्स, जिनकी किताब कल्चर इन सोसाइटी ब्रिटिश कल्चर स्टडीज के लिए गीता कुरान जैसी है, उसमें भी साम्राज्यवाद का असर ऑलमोस्ट गायब है। तो अब इस गलती को सुधारें कैसे? जवाब है, हमें इन किताबों को पढ़ने का तरीका ही बदलना होगा। हमें सीधा सीधा नहीं, बल्कि धारा के विपरीत पढ़ना होगा, यानी रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन। हमें उन चीज़ों को देखना होगा जिन्हें जानबूझकर साइड में रखा गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि आज जब हमें ये सब पता है, तो हम इन क्लासिक टेक्स्ट्स को कैसे पढ़ें? हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए? इसका जवाब एक नए कॉन्सेप्ट में है, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रापंटल रीडिंग। ये म्यूजिक का टर्म है। सोचिए, जैसे किसी गाने में 2 अलग अलग मेलोडीज एक साथ चलती हैं और एक ब्यूटीफुल हार्मनी बनाती हैं, ठीक उसी तरह हमें भी इन नॉवेल्स को 2 लेवल पर पढ़ना है। एक तरफ नॉवेल की मेन स्टोरी, और उसके साथ साथ वो छिपी हुई स्टोरी, वो एम्पायर की स्टोरी और उसके खिलाफ हुए रेजिस्टेंस की स्टोरी, जिन्हें छुप करा दिया गया था। दोनों को एक साथ पढ़ना है। तो ये कॉन्ट्रापंटल रीडिंग आखिर करते कैसे हैं? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स हैं। पहला, एक्नॉलेज,
यानी इस बात को मानिए कि उस बड़े से घर को वही दूर दराज का प्लांटेशन सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, अकाउंट फॉर रेजिस्टेंस। याद रखिए कि उस प्लांटेशन पर जो गुलाम थे वो चुप नहीं थे, उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई की थी। उनकी स्टोरी को भी इंपॉर्टेंस दीजिए। और तीसरा, इंक्लूड दी एक्सक्लूडेड, मतलब जिन लोगों को कहानी से बाहर रखा गया उन्हें भी शामिल कीजिए। सिर्फ कॉलोनाइजर की नहीं, कॉलोनाइज्ड की कहानी भी पढ़िए। ओके, अब हम इस डिस्कशन के सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे गहरे हिस्से में आ रहे हैं। यहाँ बात सिर्फ कहानी में क्या है यानी कंटेंट की नहीं है, बात खुद नॉवेल के फॉर्म की है, उसके स्ट्रक्चर की, उसके डीएनए की है। और यहाँ पर लेखक एक बहुत ही बोल्ड, एक शॉकिंग स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि बिना एम्पायर के यूरोपियन नॉवेल जैसा कि हम उसे जानते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। सोच के देखिए, ये दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि आप एक को दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। पर ऐसा क्यों? इसके 3 रीजंस हैं। पहला, नॉवेल्स अक्सर सोशल ऑर्डर को रीइंफोर्स करते थे। मतलब कहानी के एंड में शादी हो जाती थी, प्रॉपर्टी मिल जाती थी, सब कुछ सेटल हो जाता था। ये बिल्कुल एम्पायर के स्टेबल अथॉरिटी वाले आइडिया से मिलता था। दूसरा, नॉवेल्स हमेशा घर यानी इंग्लैंड और बाहर यानी बाकी दुनिया के बीच एक लाइन खींचते थे। घर सेफ है, ऑर्गेनाइज्ड है, बाहर की दुनिया वाइल्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है। और तीसरा, ये नॉवेल्स एक नेशनल आइडेंटिटी बना रहे थे, जिसमें ये फील कराया जाता था कि दूर दराज की कॉलोनीज तो इंग्लैंड का ही एक नेचुरल एक्सटेंशन है। तो इस पूरी बातचीत का कंक्लूजन क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि अब हमारे पास इन किताबों को देखने के लिए एक नया लेंस है, एक नया चश्मा है। अब हम इन किताबों को सिर्फ प्लॉट और कैरेक्टर्स के लिए नहीं पढ़ेंगे। अब हम पर्दे के पीछे देखेंगे। हम उन पावर स्ट्रक्चर्स को, उस ज्योग्राफी को पढ़ेंगे जिनकी वजह से वो प्लॉट, वो कैरेक्टर्स पॉसिबल हो पाए। हम अब सवाल ये पूछेंगे, आखिर ये कहानी लिखी ही क्यों जा सकी? किसके दम पर लिखी जा सकी? तो अब मेरा आपसे सवाल है, जब आप अगली बार कोई क्लासिक नॉवल उठाएंगे तो क्या आप उसे पहले की तरह ही पढ़ेंगे, या अब आप उन पन्नों के बीच उन छुपी हुई आवाज़ों को भी सुनने की कोशिश करेंगे? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।